हेलो एवरीवन, दिस इज़ नोमान सलीम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन सेशन चल रहा है जिसकी रजिस्ट्रेशंस अभी भी ओपन है। अगर आप में से कोई अभी भी उस टेस्ट प्रिपरेशन सेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सप्लाई एंड स्टॉक, लॉ ऑफ सप्लाई, slope of the supply curve, reasons of the positive slope of the supply curve, assumptions of law of supply, exceptions of law of supply, and changes in supply. Supply means the quantity of a commodity offered for sale in a market at a certain price during a given period of time. इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में किसी ख़ास टाइम पीरियड में किसी ख़ास प्राइस पर जो चीज़ें बेचने के लिए ऑफ़र की जाती हैं उनको सप्लाई कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक और सप्लाई में क्या फ़र्क है। स्टॉक होता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल इन द मार्केट और इन द पोजेशन ऑफ द सेलर एट सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टॉक। इसका मतलब ये है कि किसी ख़ास टाइम पीरियड पे जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड किसी मार्केट में या किसी सेलर के पास मौजूद होता है उसको हम टोटल स्टॉक कहते हैं। जबकि जो सप्लाई होती है, सप्लाई इज द क्वांटिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल एट अ सर्टेन प्राइस आउट ऑफ द प्रेजेंट स्टॉक। जो सप्लाई होती है वो स्टॉक का पार्ट होती है जो स्टॉक में से उठाकर मार्केट में सेल की जाती है, उसको हम सप्लाई कहते हैं। एक्चुअली आप लोग ये याद रख सकते हैं कि स्टॉक जो होता है वो किसी भी चीज़ की टोटल क्वांटिटी होती है। उस टोटल क्वांटिटी में से जो चीज़ मार्केट में सेल के लिए ऑफर की जाती है उसको सप्लाई कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। इसमें जो अदर थिंग्स हैं, हमने जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं उनको कांस्टेंट रखना है। सो लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, जो कि हमें बताता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसमें अगर देखें आप तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। इसलिए देखें तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ग्राफिकली देखें तो प्राइस सपोज करें कि 6 पे जो क्वांटिटी सप्लाई थी मार्केट में वो 5 थी। जैसे ही प्राइस 8 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई 7 होगी और प्राइस बढ़ी 10 पे चलेगी तो क्वांटिटी सप्लाई 9 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए जो सप्लाई कर्व होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, जब भी दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट का मतलब है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। तो उन दोनों में हमेशा जो होता है पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और अगर दो वेरिएबल्स ऑपोजिट साइड पर मूव करते हैं, सपोज के एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो उन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सो जब भी दो वेरिएबल्स डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ हों, उन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, तो उनकी स्लोप हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव होती है। और जब भी दो वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो उनकी स्लोप जो होती है नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अगर हम सप्लाई कर्व में देखें तो क्या होगा कि इसमें हमें पता चलता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है। सो सप्लाई के केस में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं।
इसीलिए जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप होती है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो वैसे वैसे जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। इसीलिए जो सप्लाई कर्व की जो स्लोप होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द पॉजिटिव स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइजेस बढ़ती हैं तो सेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। जब भी मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो सेलर को ये पता चल जाता है कि अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन पहले से बढ़ गया है। इसलिए वो जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो मार्केट में जो गुड्स की सप्लाई है वो इंक्रीज कर देता है। इसके बाद क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर सपोज करें कि सेलर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से बढ़ गई है तो जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। सेलर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट रखने के लिए क्या करते हैं कि गुड्स की प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो फिर ही उनको प्रोडक्शन करने का और सप्लाई करने का फ़ायदा होगा। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से उनको नुकसान हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सेलर्स अपने गुड्स की प्राइसेस बढ़ाकर उनकी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। अगला है फियर ऑफ डिक्रीज इन प्राइस इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि जैसे ही मार्केट में गुड्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो सेलर मार्केट में जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि ऐसा ना हो कि कल को अगर गुड्स की प्राइसेस कम हो जाए तो हमें नुकसान हो। इसलिए जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से मार्केट में सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं तो मार्केट में जो क्वांटिटी सप्लाई होती है वो चीज़ों की इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए इन तीनों रीजंस की वजह से जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। जैसा कि मैंने डिमांड में भी आपको बताया था कि अजम्पशंस कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो लॉ की वैलिडिटी के लिए ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स में लॉज होते हैं वो किसी अजम्पशंस या कंडीशंस पर बेस करते हैं। जब तक वो अजम्पशंस या कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती रहती हैं तो लॉ वैलिड रहता है। अगर वो अजम्पशंस वॉयलेट हो जाएं तो लॉ वैलिड नहीं रहता, वो ऑथेंटिक नहीं रहता। इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई को भी वैलिड रहने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं। अगर वो अजम्पशंस फुलफिल होंगी तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो वैलिड रहेगा, जो कि हमें ये बताता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाई कम होती है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर अजम्पशंस फुलफिल ना हो तो जो ये रिलेशनशिप है ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ये रिलेशनशिप वॉयलेट हो जाता है। आइए वो देखते हैं वो कंडीशंस कौन सी हैं। फर्स्ट वन है नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से क्या होता है, समटाइम प्राइजेस जो हैं वो अप या डाउन हो सकती हैं। सपोज करें कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया तो इस केस में सेलर्स को इतनी कॉस्ट नहीं आ रही तो वो क्या करेंगे, अपनी जो गुड्स हैं उनको कम प्राइजेस पे भी ज़्यादा सेल करने के लिए विलिंग हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा। इसीलिए जो लॉ ऑफ सप्लाई को वैलिड रहने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए। उसके बाद है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो कम होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होती है तो क्या होगा कि कम प्राइसेस पे भी सेलर्स ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं। सेकेंडली, अगर जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से ख़राब हो गई है तो प्राइसेस पहले से ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इस केस में जो सेलर है, सेलर का प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो मार्केट में ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाता। अगर टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाए तो उस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहता। इसके बाद है नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक। प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब है कि पहले लेबर से कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकते हैं,
या कैपिटल से लेबर की तरफ भी शिफ्ट किया जा सकता है। सो इस केस में भी क्या होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहता, क्योंकि अगर तो लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ आया जाए तो क्या होगा, इस केस में भी जो प्राइजेस हैं और प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइजेस कम होने की वजह से जो सप्लायर हैं वो समटाइम अपना जो कॉस्ट है वो कवर करने के लिए ज़्यादा मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। सपोज के गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे कोई कोटा लगा दिया है कि इससे ज़्यादा आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, या इससे ज़्यादा आप मार्केट से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में भी क्या होता है कि प्राइजेस अगर बढ़ भी रही होती हैं तो सेलर समटाइम अपनी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहता। सो इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई को वैलिड रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है नो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के केस में क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट फेवरेबल ना हो तो प्रोडक्शन नहीं ठीक होती। सो सपोज करें कि इधर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन नहीं हुई है और दूसरी तरफ मार्केट में एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो हमें ये कहता है ना कि प्राइसेस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जानी चाहिए। लेकिन क्या होगा, अगर उधर प्राइसेस बढ़ी हैं, इधर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन नहीं है, तो फार्मर्स इंक्रीज प्राइस होने की वजह से अपनी सप्लाई को मार्केट में नहीं ला पाएंगे। सो इसीलिए इस लॉ को वैलिड रहने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है नो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ सेलर्स। बिहेवियर ऑफ सेलर का मतलब है कि सम टाइम एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री में जो सेलर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। अगर वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी। तो दूसरी तरफ अगर उस केस में मार्केट में उनके गुड्स की प्राइसेस बढ़ भी रही हों तो वो इंस्टेंटली मार्केट में प्रोडक्शन करके सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता है ना कि जैसे ही मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो सेलर अपनी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर देता है। लेकिन इस केस में अगर उनके सेलर्स जो हैं, उनके लेबर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं तो वो इंस्टेंटली प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से वो इंस्टेंटली मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहेगा। सो लॉ ऑफ सप्लाई को वैलिड रहने के लिए इन सारी अजम्पशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। जब भी ये अजम्पशंस फुलफिल होंगी, ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड रहेगा, जो कि ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्चुअली एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई ये हैं जिन पे लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड या एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिन पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि गुड की प्राइस इंक्रीज होने से उसकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए और गुड की प्राइस डिक्रीज होने से उसकी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आइए हम कुछ ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस देखते हैं जिन पे लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहता। फर्स्ट वन है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सपोज करें कि कोई सेलर या कोई हाउस होल्ड एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पे जाता है या वो अब्रोड शिफ्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि अपनी सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ऑफ कार्गो कॉस्ट और कैरेज कॉस्ट। सो इस केस में सेलर्स या हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को कम प्राइजेस पर बेचकर चले जाते हैं। जब वो कम प्राइजेस पर बेच के जाते हैं तो मार्केट में जो उन चीज़ों की क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। सो जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहता, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता है कि प्राइस डिक्रीज होने से
क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि इस केस में प्राइस कम होने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। सेकंड वन है नीड ऑफ कैश। जब भी किसी सेलर को किसी कैश की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, वो अपनी चीज़ों को कम पैसों पर बेचकर अपनी कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेता है। और जब वो कम पैसों पर ज़्यादा चीज़ें बेचता है तो क्या होता है, मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि जब किसी भी सेलर को सपोज करें कि अपना स्टॉक क्लियर करना है, अपना जो है बिजनेस ख़त्म करना है, तो उस केस में भी वो क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को कम पैसों पर बेचकर चले जाते हैं। जब वो कम पैसों पर बेचकर चले जाते हैं तो उनके पास तो कैश आ जाता है, लेकिन मार्केट सप्लाई क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अगला है डिफेक्ट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सपोज करें कि आपके मुल्क में बारिश आ गई है, फ्लड या स्टॉर्म आ गया। इस केस में इंटर सिटी जो कनेक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो मोस्ट ऑफ द टाइम ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मार्केट में चीज़ों की प्राइजेस बढ़ी भी होती हैं तो जो सप्लायर होते हैं वो अपनी गुड्स को मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इन केसेस में ख़त्म हुआ होता है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहता। उसके बाद है इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, अगर वो स्ट्राइक पर रहते हैं ज़्यादा देर, तो क्या होगा, उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, प्रोडक्शन कम होती है। तो अगर मार्केट में सपोज करें किसी भी वजह से उनके गुड्स की प्राइजेस बढ़ जाती हैं, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो हमें कहता है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर वो स्ट्राइक्स पर हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो मार्केट में प्राइस बढ़ने से वो इंस्टेंटली प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो वैलिड नहीं रहता, क्योंकि इस केस में प्राइस तो बढ़ ही होती है लेकिन वो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाते। सो ये थी कुछ एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस जिन पर लॉ ऑफ सप्लाई वैलिड नहीं रहता, क्योंकि इन कंडीशंस में प्राइस के इंक्रीज होने से सम टाइम क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाती और सम टाइम सेलर्स या हाउस होल्ड्स कम पैसों पर जो चीज़ों की क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा करके चले जाते हैं। चेंजेस इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में दो तरह के चेंज होते हैं। एक होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व भी कहते हैं, जो कि प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है, क्योंकि प्राइस में जब चेंज होता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है, जो कि कर्व जो है वो सेम रहती है, कर्व चेंज नहीं होती। सेकंड होता है इंक्रीज और डिक्रीज, जिसको हम राइज और फॉल या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी कहते हैं। ये जो चेंज होता है ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। इसमें जो है प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं उनके चेंज होने की वजह से जो सप्लाई कर्व है वो चेंज हो जाती है। इस केस में क्या होता है, सप्लाई कर्व अपनी ओरिजिनल सप्लाई कर्व से शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से न्यू सप्लाई कर्व आ जाती है। प्राइस के इंक्रीज होने से जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। अगर हम ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इसलिए इस केस को हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। और अगर प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर हम ग्राफिकली देखें तो अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड की तरफ होती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इंक्रीज या राइज इन सप्लाई, जिसको हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी कहते हैं, वो किन फैक्टर्स की वजह से होती है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना ये ज़रूरी है कि जो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होती है, वो प्राइस में चेंज की वजह से नहीं होती। सो फर्स्ट वन है चेंज इन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल एनिमल कार्ट टू ट्रैक्टर। अगर फार्मर्स जो हैं वो पहले जो काम एनिमल कार्ट से ले रहे थे,
अब उन्होंने ट्रैक्टर से लेना शुरू कर दिया, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पहले से इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। सो सप्लाई कर्व इस केस में इंक्रीज या राइज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक। फॉर एग्जांपल लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव। जब भी प्रोडक्शन टेक्निक चेंज होती है, लेबर टू कैपिटल की तरफ शिफ्ट करती है, तो जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्शन की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज या राइज हो जाती है। उसके बाद है चेंज इन वेदर। अगर तो सपोज करें कि एग्रीकल्चर के लिए जो वेदर है वो पहले से चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गया है, तो जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो पहले से बढ़ जाएगी। अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो जो सप्लाई कर्व है उसमें इंक्रीज या राइज होगा, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर मुल्क में अच्छा हो तो बिजनेसेस अच्छे चलते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो पहले से बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, तो शिफ्ट क्या आता है, सप्लाई कर्व में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई कर्व इंक्रीज या राइज हो जाती है। उसके बाद है रेट ऑफ टैक्सेस या कस्टम ड्यूटीज। अगर गवर्नमेंट की तरफ से रेट ऑफ टैक्सेस या कस्टम ड्यूटीज को पहले से कम किया जाए, तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई में इंक्रीज या राइज आ जाता है। उसके बाद है मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो क्या होता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले से कम होगी, तो उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई जो है या प्रोडक्शन जो है उनकी पहले से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाती है, वो इंक्रीज या राइज हो जाती है। उसके बाद है कार्टेल। कार्टेल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ग्रुप ऑफ सेलर्स जो होते हैं, कुछ सेलर्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, वो अपनी मर्जी से जो गुड्स की सप्लाई और प्राइजेस को कंट्रोल करते हैं। कार्टेल के केस में मोस्टली क्या होता है, जो सप्लाई कम रखी जाती है ताकि जो गुड्स की प्राइजेस हैं वो ज़्यादा हो। सो अगर कार्टेल का रोल कम हो, कार्टेल की जो क्या कहना चाहिए कि कार्टेल का मार्केट में जो रोल है या उसका कंट्रोल है वो कम होगा, तो क्या होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी पहले से, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। आपने ये याद बस रखना है कि कार्टेल अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से सप्लाई कम होती है, और अगर कार्टेल का कंट्रोल मार्केट सप्लाई पे कम होगा तो उसकी वजह से सप्लाई राइज कर जाती है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये हमारी ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, जहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अगर इन सारे फैक्टर्स को जो अभी हमने डिफाइन किए हैं ये सप्लाई के लिए फेवरेबल होंगी, तो क्या होगा, सप्लाई पहले से इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, जिसकी वजह से जो मार्केट में जो सप्लाई है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से डिक्रीज और फॉल इन सप्लाई। डिक्रीज और फॉल इन सप्लाई ये होगी कि अगर यही सारे फैक्टर्स सप्लाई के लिए फेवरेबल नहीं होंगे तो क्या होगा, सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। सो अगर ये ओरिजिनल सप्लाई है तो जो सप्लाई कर्व होगी वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, जिसकी वजह से जो सप्लाई है पहले से कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर टेक्नोलॉजी पहले से ख़राब हो गई है, जो प्रोडक्शन टेक्निक भी इतनी अच्छी नहीं है, जो एग्रीकल्चर के लिए वेदर भी फेवरेबल नहीं है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, रेट ऑफ टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और कार्टेल का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो क्या होगा, जो सप्लाई है वो पहले से कम होगी। अगर सप्लाई पहले से कम होगी तो इस केस में क्या होता है कि सप्लाई डिक्रीज या फॉल हो जाती है। इसलिए जब भी सप्लाई डिक्रीज या फॉल करती है तो वो बैकवर्ड शिफ्ट करती है। अगर वो बैकवर्ड शिफ्ट करती है तो इस केस में क्या होता है, सप्लाई पहले से कम हो जाती है।
ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट सरप्लस, मार्केट शॉर्टेज एंड चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड। और हम देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड में चेंज की वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ फॉलो कर सकें। और आप में से अगर कोई अभी भी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशंस अभी भी ओपन हैं। थैंक यू।